स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? यस सर, दिख रही है। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग सर। तो अच्छा, कल हम जो चर्चा कर रहे थे सार्क पर हमने चर्चा की थी। सार्क क्या है, और उम्मीद है ये सबको आपको आइडिया होगा। क्वाड पर हमारी चर्चा हो चुकी है। यस सर, हो गई है। क्वाड हमने सर आज इंडिया अफ्रीका फोरम समिट से करना है। ओके, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट इंडिया और अफ्रीका के बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां अफ्रीकन नेशंस के साथ हम लोग मिलकर बेसिकली वो करते हैं डिस्कशन। 14 कंट्रीज हैं जो अफ्रीकन यूनियन के चोजन कंट्रीज हैं, वो इसके हिस्से हैं। वैसे हमारे साथ ऑफ लेट अफ्रीका के में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है फिलहाल में, तो ये अफ्रीका का स्टेटस है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेस रिलेवेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे से डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। करना सबको चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमें आ सकता है, कभी कभी दूसरे देश के ऑर्गेनाइजेशन भी हमें आते हैं, परंतु हमारी प्रायोरिटी हमें प्रायोरिटाइज जरूर करना होता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हम फॉलो करें और कितना रिगरसली करें। ये ट्रांस पैसिफिक सर शायद रिकॉर्डिंग पे क्लास नहीं लगी हुई रिकॉर्डिंग है। नहीं लगाई सर। लगा दीजिए सर। लगी हुई है सर क्लास। लगी हुई है सर, नॉट लगी हुई है। ट्रांस पैसिफिक ओके सर। पार्टनरशिप जो पैसिफिक ओशन के अराउंड ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, ये सारे हमने जितने देश हमने बात की थी, पैसिफिक ओशन के आसपास एक सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग हमने पिछली क्लास में बात की थी, वो थी एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसी तरीके से ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है। पैसिफिक, यहाँ पैसिफिक ओशन है, तो जो पैसिफिक ओशन के अक्रॉस जो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, यूएस, वियतनाम, इनकी ये पार्टनरशिप है जिसका नाम है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। सेम ऑब्जेक्टिव के साथ में टू ओवरकम द नॉन टैरिफ एंड टैरिफ बैरियर। ये शब्द बार बार आता रहेगा, तो इसको क्लियरली हम सब याद रखेंगे। व्हाट इज अ नॉन टैरिफ बैरियर, व्हाट इज अ टैरिफ बैरियर, है ना, और क्यों ये काम आते हैं। उम्मीद है अब तक सबको कई अच्छे से क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज अ टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर। अगर अभी भी किसी को ना समझ आया हो तो बता सकता है। सर एक बार बता दीजिए दोबारा से। एक बार तो बता दूं, एक बार बता रहा हूँ, पर ध्यान से सुन लेना सभी लोग, ठीक है। बार बार क्योंकि एक ही विषय को करते रहेंगे। महत्वपूर्ण है ये इसलिए क्योंकि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये रोल प्ले करता है। पहले तो नाम अच्छे से याद कर लीजिए। टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर। बैरियर क्या होता है? जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमें मिलते हैं बैरियर्स, ठीक है। हम सीमाएं जब बदली जाती हैं, बाउंड्रीज चेंज होती हैं, तो हमें मिलते हैं बैरियर्स, ठीक है। जब भी हम इंटर स्टेट ट्रेवल कर रहे होंगे
तो कहीं पर वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या चुंगी, चुंगी लगी होती है। चुंगी। हाँ, हिंदी में हम उसे चुंगी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ वो कोई आदमी खड़ा होकर टैक्स ले रहा होता है। तो ये जो बैरियर एग्जिस्ट करते हैं हर बाउंड्री पर, और नेशनल बाउंड्रीज पर ये बैरियर बहुत मजबूत हो टोल जाता नाका से वही हुआ है, टोल नाका। है। टोल नाका, टोल एक्चुअली कंसर्न होता है केवल रोड से, कि जो सड़क पर, ठीक है, जो सड़क पर टैक्स लिया जाना है वो टोल से संबंधित होता है, पर चुंगी उससे संबंधित नहीं होती। चुंगी एक प्रकार का कर होता है, ठीक है, कि आप हमारे क्षेत्र में आ रहे हो इसलिए आपको ये देना पड़ेगा। टोल नाका होता है कि किसी आदमी को हमने एक सड़क बनाने को दी कि भाई आप ये सड़क बनाओ, ये सड़क बना लोगे तो इस पे जो टैक्स लगे वो आप ले लेना, जो आप टोल लोगे वो ले लेना। तो दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस होता है। चुंगी होती है कि हम आप हमारे एरिया में आ रहे हो, किसी विशेष क्षेत्र में एंटर कर रहे हो, तो उसको हम चुंगी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे अब शायद मेरे ख्याल से टैरिफ बोलना इसको सही होगा या नहीं, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। पर टैरिफ जब कोई बाउंड्रीज, कभी नेशनल बाउंड्री, एक देश से दूसरे देश में आपका सामान जब जाता है, ज्यादातर ये चुंगी जो टैरिफ लगता है वो सामान के ऊपर लगता है, व्यक्तियों पर नहीं लगता। परंतु अगर सामान जाएगा, ठीक है, एक देश से हमने अपने देश से सामान किसी दूसरे देश में सामान जा रहा है, या हमारे देश में किसी दूसरे देश से आ रहा है, दोनों ही केसेस में हम एक बैरियर लगाते हैं, है ना, और उनसे फिर टैक्स वसूलते हैं, चुंगी वसूलते हैं, कर वसूलते हैं, कि भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर हमारे देश में सामान लेकर आना चाहते हो, आप हमारे देश में किसी दूसरे देश से सामान ला रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। टैरिफ इज नथिंग टैक्स। लोकल जो होते हैं उनको टैक्स बोलते हैं। टैरिफ जब बाहर से कोई चीज आती है या बाहर चीज जाती है, तब वो चीज वो टैक्स कहलाता है टैरिफ। तो जब हम ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड, मैं इसको हटा रहा हूं, तो ये शब्द आप जरूर याद रखिएगा, देयर इज अ टैरिफ बैरियर, देयर इज अ नॉन टैरिफ बैरियर। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात की जाए, इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाए, तो इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो बैरियर्स हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। कि आप हमारे देश में सामान ला रहे हो तो आपको इतना टैक्स, इतना कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, या हम किसी देश में सामान ले जा रहे हैं तब भी कस्टम ड्यूटी हो सकती है। ये इंपोर्ट साइड हो सकती है, ये एक्सपोर्ट साइड। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, मतलब मेरे यहाँ आ रहा है सामान, आयात। एक्सपोर्ट निर्यात, कि मेरे यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो निर्यात। जो आउट, आउट एक्स, जो मेरे यहाँ से आउटसाइड जा रहा है, तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट या निर्यात। और इंपोर्ट होता है आयात, जो मेरे देश में सामान आता है। दोनों परिस्थिति में ये टैक्स लिया जा सकता है सरकार के द्वारा, सरकार एक टैक्स लगा देती है। तो ये जो टैक्स है, ये व्यापार में एक प्रकार की रुकावट भी हो सकती है। एक तो होता है नॉमिनल टैक्स, कि भाई ठीक है, एक जगह पर आपने चुंगी लगा दी, आप राज्य में घुसने के लिए आपने चुंगी लगा दी कि चल ठीक है, चलो जी, सबको हमारे देश में घुसने के लिए 100 रुपए देने, 10 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में आप डीएम हैं, आपने कहा कि ठीक है, आपको टैक्स के पैसे की जरूरत है, आपने सबके ऊपर 10 रुपए टैक्स लगा दिया। एक दूसरे डीएम है, वो कहते हैं नहीं यार, मुझे फालतू लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं घुसने देने, उन्होंने कह दिया कि नहीं, सबको 1 लाख रुपए। अब ये एक चलन चल गया चुंगी लेने का, उन्होंने इस चलन को इस्तेमाल किया कि मैं अपने देश में किसी को घुसने नहीं देना चाहता। उन्होंने क्या किया, इसको 1 लाख रुपया कर दिया। अब 1 लाख रुपया कोई देगा तभी वो आपके यहाँ घुस सकेगा। अब इतना ज्यादा देने पे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड, एक जगह से सामान दूसरी जगह जाएगा, वो किसी उद्देश्य से जाएगा, व्यापार के उद्देश्य से जाएगा। और ट्रेड का उद्देश्य होता है प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए। जब अगर टैक्स बहुत ज्यादा लग जाएगा, मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, 500 रुपए टैक्स लग गया,
है ना। 100 रुपए का सामान है, 10 रुपए टैक्स लग गया, आपको कोई दिक्कत नहीं। पर 100 रुपए के सामान पर 500 रुपए टैक्स लग गया तो क्या हो गया, 600 रुपए कीमत, आपका प्रॉफिट खत्म, जीरो। जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना है तो ऐसे में अगर आपने टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, आपके देश में कोई इंपोर्ट नहीं होगा, आपके देश में कोई सामान नहीं आएगा, है ना। कोई फायदा ही नहीं रहेगा। जब फायदा नहीं होगा तो कोई क्यों आपके देश में सामान लाएगा। अच्छा, हम ये हो गया कि भाई हमारे पास, तो यहाँ पर हाँ जी, सर बहुत से देशों में सर टैक्स ट्रेड पे टैक्स नहीं होता सर, तो सर उनको प्रॉफिट कम होता है सर। जैसे कि ट्रेड सर का, हाँ, बांग्लादेश सर टैक्स नहीं देता सर यूरोपियन कंट्रियों को सर। टैक्स नहीं देता। हाँ सर। इसका क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। वो क्यों टैक्स देगा बांग्लादेश यूरोपियन कंट्रीज को। मतलब सर वो अपना ट्रेड अपना सर अपना सामान वामान ले जाता है सर यूरोपियन कंट्रियों में, सर वो टैक्स पे नहीं करता सर उनको। नहीं, नहीं, तब ऐसा वो नहीं फ्री हो ट्रेड सकता। एग्रीमेंट है। हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप टैक्स ना पे करो, ठीक है। वो उस देश की मर्जी है जहां सामान जा रहा है, वो देश डिसाइड करेगा कि मैं टैक्स लेना है नहीं लेना है और कितना लेना है। अब कोई देश है, मान लीजिए आप बांग्लादेश की बात करना चाहते हैं, हम बांग्लादेश से हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई सामान एंटर करे, ठीक है। आपको एज अ फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जी बांग्लादेश से हमारे देश में कोई सामान नहीं घुसना चाहिए, तो आप क्या करोगे। क्या टैक्स बढ़ा देंगे। टैक्स बढ़ा टैक्स देंगे, बढ़ा देंगे। इतना टैक्स लगा देंगे। भाई कोई भी आदमी आपके देश में सामान क्यों लेके आना चाहेगा, फायदे के लिए। अब आपने टैक्स उस पे इतना बढ़ा दिया कि भैया वो अब यहाँ जो 100 रुपए की चीज है किसी दूसरे देश की, चलो अच्छी क्वालिटी की होगी, 120 रुपए में बिक जाएगी, 30 में बिक जाएगी, 200 रुपए में बिक जाएगी। आपने उसकी कीमत ही 600 रुपए कर दी, कोई खरीदेगा ही नहीं उसको, ठीक है। तो ये जो तरकीब होती है जिसमें हम वेरी हाई टैक्स कर देते हैं, जब हम टैक्स रेट को बहुत ज्यादा कर देते हैं, जो टैरिफ है उसको बहुत हाई, वेरी हाई कर देते हैं, उस तरकीब को जिससे कि सामान हमारे देश में ना घुसे, हम ये चाहते हैं गुड्स शुड नॉट एंटर, इस तरकीब को हम क्या बोलते हैं, दो तरकीब कर सकते हैं। पहली तरकीब है हमने टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, टैरिफ वेरी हाई, इतना हाई कि वो नॉन प्रॉफिटेबल कर दिया उसने व्यापार को, ठीक है। एज एन एफएम आपने को बांग्लादेश के सामान को एंटर नहीं करने देना, आपने वेरी हाई टैक्सेस लगा दिए, अब सामान हमारे देश में आएगा ही नहीं। तो ये इस चीज को हम बोलते हैं टैरिफ, क्या बोलते हैं, टैरिफ बैरियर। मुझे आप लोगों को 2 मिनट देने पड़ेंगे, मेरे फोन की बैटरी यहाँ लाइट चली गई है, तो मैं ऑल्टरनेट सोर्स लाइट का देख लेता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। ओके सर। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो घबराइएगा नहीं, मैं ज्वाइन करता हूँ। ओके सर। ओके सर।
जी, तो हम लोग टैरिफ बैरियर्स की बात कर रहे थे। तो ये वाले जो बैरियर होते हैं, जब एक देश दूसरे देश के खिलाफ, आपको आवाज आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अपने देश में सामान को एंटर नहीं करने देना चाहते हो, उसके लिए जो अगर आप टैक्स बढ़ा रहे हो, उस नीति को बोला जाता है टैरिफ बैरियर। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एक हेलो Yes, sir. एंड सर एक डाउट है मेरा, वो थोड़ा बोलो, मतलब इस बोलो। टॉपिक से शायद हटके है, वो सेस क्या होता है सर? सेस क्या होता है? उपकर। मेन टैक्स से अलग होता है। टैक्स जो जिस लॉ से गवर्न होता है, पहले ये वाला कर लेते हैं, शायद कहीं दूसरी तरफ चर्चा चली जाएगी, इसे अलग से कर लेंगे। बस इसकी हिंदी याद रखिएगा, उपकर। मेन टैक्स से अलग होता है ये टैक्स। तो हमने अभी तक ये समझा कि टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, और टैरिफ बैरियर यूज क्यों किए जाते हैं, ताकि हम किसी देश का सामान किसी भी कारण से, वो राजनीतिक कारण हो सकता है, हमारा अपना आर्थिक कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, हम बस ये चाहते हैं कि दूसरे देश का सामान हमारे देश में ना आए, उस प्रकार के प्रयोजन को हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर, जिसमें हम जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं उनको बहुत ज्यादा हाई बना कर देते हैं। हेलो सर। दूसरे, हाँ, सर डंपिंग का मतलब, सर डंपिंग क्या होता है? क्या चीज? डंपिंग। डंपिंग। जी सर। ठीक है, अभी उस पर डंपिंग पे बेसिकली सब इकोनॉमी के कंसेप्ट है। मैं केवल यहाँ पर इसलिए ये डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके अराउंड सेंटर्ड होते हैं। डंपिंग अभी मैं एक सेकंड में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी विस्तार से हम इकोनॉमी में चर्चा करेंगे। नॉन टैरिफ बैरियर होता है कि जिसमें हमारा एक देश दूसरे देश के सामान को रोकने के लिए टैक्स का रास्ता नहीं लेता, ये वाला रास्ता ना लेकर कुछ और रास्ता लेता है। वो रास्ता क्या हो सकता है? वो ये तय कर देता है, जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि बांग्लादेश से कुछ भी सामान हमारे देश में आएगा, हम उस पर 500% टैक्स लेंगे। लेट से 500% टैक्स करते ही बांग्लादेश से हमारे देश में सारा सामान आना रुक जाएगा। अब हमें ये नहीं करना है, किसी भी कारण से हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हमने कुछ और तरीका क्या हो सकता है। हम ऐसे तरीके कर सकते हैं जो नॉन टैरिफ ओरिएंटेड होते हैं। जैसे हम ये कह देते हैं बांग्लादेश से सबसे पहला एक कोटा फिक्स कर देते हैं कि बांग्लादेश से, लेट्स से बांग्लादेश में कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है, तो बांग्लादेश से हम ये कह देते हैं कि हमारे देश में केवल और केवल 1 लाख मीटर कपड़ा ही आएगा। ठीक है, पूरे साल भर में 1 लाख मीटर से ज्यादा कपड़ा हमारे देश में नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि आपको टैक्स इतना देना पड़ेगा, टैक्स आपको 10% देना पड़ेगा, पर आप हमें जो कपड़ा बेच पाएंगे अधिक से अधिक 1 लाख मीटर होगा एक साल भर के अंदर। अब ऐसे में आपके पास जैसे ही ये कोटा पूरा हो जाएगा, आप वो बंद कर देंगे कि नहीं, हम यहाँ पर कोई और आपका सामान अलाउ नहीं करेंगे। इसके अलावा भी कई और तरह की चीजें होती हैं, जैसे भारत से जो कारपेट व्यापार होता है, कारपेट का व्यापार काफी होता है, जो कारपेट तो हिंदी में क्या बोलेंगे, दरी नहीं, मतलब कारपेट समझते होंगे ना आप लोग सभी। कालीन। चटाई। कालीन। कालीन। कालीन, जो कालीन होता है, कालीन का बहुत बड़ा व्यापार है। हरदोई, कश्मीर, ऐसे की जगह से अच्छा व्यापार था।
तो ये यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में जाता था और वहां पर इसकी अच्छी डिमांड थी, यहाँ से वो बन के जाता था। तो उन्होंने क्या एक प्रतिबंध लगाया भारत पर, एक इशू खड़ा हुआ जिसमें कहा गया कि भारत में जो कारपेट इंडस्ट्री है इसमें बाल श्रम का इस्तेमाल किया जाता है, चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो बच्चे होते हैं उनकी उंगलियां पतली पतली होती हैं और किया भी जाता था, एक्चुअली इफेक्ट था। तो उसमें बच्चों की उंगलियां बारीक होने के कारण वो बहुत बारीक तरीके से उसको बुन सकते थे। बड़े लोग जो होते हैं उनकी उंगलियां बड़ी होती हैं तो वो उतना बारीक बुनाई नहीं कर सकते, तो उसकी बुनाई में चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने ये क्या बहाना लेकर, या बहाना या जो भी हम इसे माने कि नहीं इसमें बाल श्रम यूज होता है, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इसमें बाल श्रम यूज नहीं हुआ, या कुछ भी इस तरीके का। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया, हमारे देश से कारपेट का आने पर रोक लगा दी। तो कारपेट अब हमारे देश से उनके देश नहीं जाएगा। इस तरीके के किसी भी बैरियर को जो अदर देन टैरिफ मैकेनिज्म है उसको हम नॉन टैरिफ बोलते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों चीज आपको क्लियर होंगी। हमारा जो उद्देश्य होता है इन को खड़ा करने का कि एक देश से हम अपने देश में सामान बाहर नहीं लाना चाहते, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में सामान आए। ये बेसिकली एक नीति थी हमारे देश में, एक सोची समझी नीति थी। ये कोई बाई चांस होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि सोच समझ के की गई एक नीति थी, और इसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो हमने नीति रखी जब हम देश आजाद हुआ 1947 में और हम एक गणराज्य बने 1950 में, तो हमने एक नीति रखी कि भाई हम अगर आप लोगों को ध्यान है, पता नहीं आप लोग जानते हो, हम भारत के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ आयात होता है। मतलब छोटी सी चीज लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक हम बाहर से आयात कर रहे हैं, हमें उनसे लेनी है। तो इसके कारण हमारी जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, हमारे पास अपनी इंटरनल कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है कि हम इन चीज़ों को बना सके। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को खुद बनाएं, क्योंकि दूसरे के देश से आने वाली चीज़ तो वो अपने मन मांगे दाम मांग सकता है। उसको अगर लग जाए कि इनकी मजबूरी है, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो वो तो अपनी मन से पैसे मांगेगा। वो कहेगा नहीं इतने पैसे दो भाई, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये अंग्रेजों ने भारत को इस तरीके से डिजाइन किया था, ऐसा भारत को बनाया कि उसकी जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको खत्म कर दिया, और अपना जो वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग गुड हो रहे थे, जो उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन से, औद्योगिकरण से सामान बन रहा था, उसको वो भारत और अपने अन्य जो उनके गुलाम देश थे, उनके कॉलोनीज थे, उनमें बेचते थे। तो उस प्रभाव को रिवर्स करने के लिए, उल्टा करने के लिए ये नीति अपनाई गई, जिसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोला गया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हमने पूरी कोशिश की कि हम विदेशों से हमारा आयात कम से कम हो। विदेशों से आयात कम होने के लिए हमने कहा कि हम टैरिफ बैरियर लगाएंगे। हमने नॉन टैरिफ बैरियर भी लगाए, दोनों तरीके के बैरियर लगाए। बाद में 1991 में आते आते हमने अपने पॉलिसीज में चेंज किया और हम ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सा बने। तो ये कहानी है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर की। एक और शब्द किसी ने बोला था, डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में, जो व्यापार है अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में, वो कभी कभी एक सेक्टर, जैसे किसी भी चीज के लिए कोई भी एक सामान है जो किसी एक देश में बन रहा है, जैसे चाइना में कोई चीज बन रही है, जैसे ए गुड है, कोई भी सामान है, वो भारत, वहां चाइना में बनता है, वो भारत में भी बनता है, सेम चीज। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान, मोबाइल का सामान, ठीक है, मोबाइल हमारे देश में भी बनते हैं, मोबाइल चाइना में भी बनते हैं। अब चाइना के पास जो मोबाइल हैं, ठीक है, वो जो है बहुत कम कीमत के, रिलेटिवली कम कीमत के हैं,
वहाँ उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनकी इंडस्ट्री मजबूत है, तो वो सब होने के कारण क्या होता है, कॉस्ट कम होने लग जाती है। जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ता है ना, 4 दुकानदार एक चीज को बेचते हैं तो ऑब्वियसली वो सामान सस्ता होते जाता है, क्योंकि उनमें आपस में कंपटीशन होता है। पर जब कंपटीशन नहीं होता तो इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं करती। तो अगर जैसे हमारे देश में आज के समय में मोबाइल बनाने की कोई खास इंडस्ट्री नहीं है, अब हो सकता है मान लो थोड़ी बहुत है, शुरुआती दौर की बात करें, हमारे यहाँ मोबाइल 150 रुपए का बनता है, उनके यहाँ 100 रुपए का बनता है। ये हमारे यहाँ 120 का बनता है, उनके यहाँ 150 रुपए की वही चीज 100 रुपए की चीज बनती है। जब वो यहाँ पर लेकर आते हैं भारत में, तो उनको कुछ टैक्स वगैरह लग जाते हैं, तो वो भी उनकी भी चीज 120 की हो जाती है, हमारी चीज भी 120 की हो जाती है। तो हम तब भी कॉम्पिटिटिव रहते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है जो ए नाम की गुड्स को बना रही है, तब भी ये कॉम्पिटिटिव है। परंतु चाइना की सरकार और वहाँ की इंडस्ट्री ये सोचती है कि यार इसको पहले ना बंद किया जाए, इसको रोका जाए। वो क्या करते हैं, 100 रुपए की चीज को, कंपटीशन को खत्म करने के लिए इस 100 रुपए की चीज को लेट से 60 रुपए में बेचने लग जाते हैं। भारत में आते आते वो 70-75 रुपए की हो गई। अब क्योंकि इंडिया की जो गुड है वही चीज 120 रुपए की बन रही है, और वहां की जो सामान है वो 75 का आ रहा है। उनकी एक्चुअल की कॉस्ट ज्यादा है, उनकी एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपए है, और वो हमें भेज 75 रुपए में रहे हैं, नुकसान में भेज रहे हैं। अब 75 और 120 का कंपटीशन हो नहीं पाएगा। 2-4 साल बाद क्या होगा, जब ये 75 रुपए में सामान आएगा, ये 120 में आएगा, तो कुछ समय बाद ये सामान की सेल बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है ना भाई, जब कोई चीज 75 रुपए में मिल रही है, मैं 120 में क्यों खरीदूंगा? कंज्यूमर तो अपने हिसाब से चलेगा ना, वो तो नहीं देखेगा सारी अर्थव्यवस्था को और बाकी चीजों को। वो कहेगा 120 में मिल रही है, मेरे को 120 की चीज 75 में मिल रही है, मैं क्यों खरीदूं? वो इसे खरीदना बंद कर देगा। जब खरीदना बंद कर देगा तो कुछ दिन तक तो मैन्युफैक्चरर चलाएगा, कुछ दिन बाद वो अपना कारखाना क्या करेगा, बंद कर देगा। कारखाना बंद करने के बाद अब ये जो 120 रुपए की बन रही थी, अब ये बंद हो गई। बंद होने के बाद अब वो क्या करेगा, वापस अपने दाम को 100 या 110 रुपए कर देगा, और फिर उसे 110 पे बेचेगा। बीच के समय में अब ये जो चीज कहलाती है, ये ये कंपटीशन की मार्केट की तरकीबें हैं, जिससे लोग आपस में कम्पीट करते हैं। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ कम्पीट करता है, तो इसको बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं डंपिंग। यदि सामान उसकी जो ओरिजिनल कीमत है उससे कम कीमत में यदि देश में भेजा जा रहा है, तो उसको डंपिंग बोलते हैं। कि जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उससे कम कीमत पर आप सामान को भेज रहे हो, तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट जो है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। एक डायरेक्टरेट है जो यही काम करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ डंपिंग टू समथिंग, उसका नाम मुझे याद नहीं है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है, मतलब कि वो रिसर्च करता है, वो अध्ययन करता है कि भाई ये सामान एक्चुअली में 100 रुपए का है, ये 75 का बेच रहे हैं। तो वो कहेगा कि ठीक है, आपकी ज्यादा समझदार है, हम 25 रुपए का टैक्स लगा देते हैं, तो उनकी एक्चुअल कीमत फिर वापस 100 रुपए हो जाएगी, जिससे हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचा सकें। अभी जैसे हम बहुत सारी चाइनीज गुड्स के बारे में ये चीज ऑब्जर्व करते होंगे, जो चीजें पहले बनती भी थी, बहुत सारे कारखाने वो बंद हो गए, क्योंकि चाइना में वस्तुओं का माल या तो प्राइस कम है या वो डंप कर रहे हैं, वहाँ की सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, जिससे उसकी कीमत कम हो जाती है। वो कहलाता है डंपिंग। ठीक है, हमारा टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, मैं उम्मीद करता हूं अभी सभी को क्लियर होना चाहिए। और क्योंकि ज्यादातर जो संगठन हैं, जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कारण ये टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर है, इसलिए बहुत जरूरी था इसको समझना। और ये खाली हमारे देश में नहीं था, और भी दुनिया भर में ये चीज उस समय पर हो रही थी। तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के अंतर्गत इन देशों ने मिलकर ये तय किया कि भाई हम जो है
अपने जितने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं इनको कम करेंगे और जितने इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाएंगे। तो ये एक पॉलिसी है, नाम हम बस याद कर सकते हैं, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये भी एक और है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें 10 देश हैं एशिया पैसिफिक रीजन के। ये एक और है TTIP, और ये US EU इनके बीच में ये एक ट्रीटी है जो प्रोजेक्टेड है, मतलब जिसका आह्वान किया गया था कि हमें ये बनाया जाना चाहिए। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये और शायद अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे तो इसको फॉलो कर रहे होंगे, RCEP, क्षेत्रीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, जो इस क्षेत्र के, कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हो, एशियान +6। एशियान +6 में कौन कौन आते हैं, कौन बताएगा हमें? ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया चाइना। एक सेकेंड रुक जाए। रोल नंबर 3100 लेके 3150 के बीच में जो भी हो वो बोले। अगर आपका रोल नंबर T3100 से T3150 तक है, कृपया ये बताएं कि एशियान +6 ये क्या चीज होती है? कोई भी? नहीं। आपका रोल नंबर 3037। रुक जाइए, 3037 रुक जाइए। क्या नाम है आपका? नंदिनी। चलो नंदिनी तुम बताओ। सर आसियान कंट्रीज 10 अलग हैं और इनके 6 कंट्रीज वो हैं साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। और ये जो सर साउथ में है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन इनको बोलते हैं, तो वो इसमें भी आते हैं। इसमें सर कल जब हम बात कर रहे थे तो किसी ने बोला था इसमें आपने इंडिया शायद बोला नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो +6 है, ठीक है, ये जो +6 कंट्रीज हैं एशियान में, ये जो +6 है ये है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान और न्यूजीलैंड, ठीक है। ये 6 देश मिलकर एशियन के 10 देशों में जो साउथ ईस्ट एशियन स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है, इनमें अगर हम इन 10 देशों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है एशियन +6। अब ये बताइए ईस्ट एशिया समिट क्या है? सर ये आसियान के साउथ, इसमें कितने देश शामिल हैं? 10 कंट्रीज हैं। 10? सर 21 मेंबर्स हैं। 21 सर इसमें कितने? नहीं, सर 18 है। सर जब हम कल बात कर रहे थे 18 मेंबर है सर। 18 है सर, 18। एशियन +6 और कर दो, +2 में कौन से करोगे? यूएस और रशिया। सर यूएस और रशिया। ठीक है। तो ये जो है मिला के ईस्ट एशिया समिट बन जाता है। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये जो 16 देश हैं जिसमें एशियन और 6, इनको मिलाकर एक बड़ा ग्रुप, एक महत्वपूर्ण ग्रुप बनता है। और इस ग्रुप की अपना इसने ये तय किया कि हम अपने इन 16 देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, FTA करेंगे। FTA का मतलब क्या होगा? FTA करने के बाद जो बैरियर लगता है, टैरिफ नहीं लगेगा सर, टैरिफ बैरियर जो है, जो टैरिफ है, जो कस्टम ड्यूटी है, वो 0 हो जाएगी। ना तो आप अगर हमारे देश से कोई सामान जाएगा तो भी टैक्स नहीं लगेगा, उनके देश से आएगा तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, दोनों ही स्थिति में कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे में इंपोर्ट करते समय भी कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि ये देखो भाई, आपको दूसरा देश भी वो चीज दे रहा है कि जब मेरे यहाँ आपके यहाँ हम दोनों ने दोस्ती की, हम दोनों ने मिलकर तय कर लिया कि भाई तुम मुझसे पैसे मत लेना, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, बस। तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इन 16 देशों ने मिलकर ये प्रपोज किया था कि हम आपस में एक FTA कर लेते हैं, जिसको रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बोला गया।
तो इस रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ये लंबे समय से चल रही थी, अभी ये कंक्लूड हुई पिछले वर्ष, परंतु भारत ने इसमें लास्ट मिनट पे बैक ऑफ कर दिया। हम अब इसमें केवल 15 ही देश हो पाए, बाकी भारत ने इसमें से पीछे हट गया। भारत ने कहा कि नहीं, हम इसे ज्वाइन नहीं करना चाहते। हमारा कारण है चाइना, क्योंकि चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। बेसिकली वो हमारा सामान देने वाला है, हम उससे सामान के नेट इंपोर्टर हैं। वो मैक्सिमम चीजें हमें इंपोर्ट करता है, हमारे देश से बहुत कम चीजें हैं जो चाइना एक्सपोर्ट हो पाती हैं। तो ऐसे में सर कुछ डेयरी इंडस्ट्री का भी था ना कुछ प्रॉब्लम, डेयरी इंडस्ट्री का भी कुछ प्रॉब्लम था। ओवरऑल ही एक प्रॉब्लम था। जैसे हम अपने मार्केट में भी देखते हैं, हम चाइनीज सामानों की भरमार देखते हैं, चाइनीज गुड्स हमारे देश में भरी हुई है। ये इसके कारण हमारे देश में चाइना और इंडिया का ट्रेड डिसबैलेंस है। बराबरी पर होनी चाहिए, दोस्ती बराबरी पर होनी चाहिए। एक आदमी देने वाला हो, एक आदमी लेने वाला हो, ऐसी दोस्ती लंबी चलती नहीं है। तो यही स्थिति हमारी चाइना के संबंधों में है कि हम उससे लेने वाले हैं, हम उसे देते नहीं है, तो हमारे को नेट नुकसान होता है। अगर उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम करेंगे तो जो चाइना का इंपोर्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अब वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारी कई इंडस्ट्रीज ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया कि इससे हमें और नुकसान होगा, आप इसे मत करो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। फाइनली इट वाज डिसाइडेड टू बैक ऑफ दिस ट्रीटी। ठीक है, तो भारत इससे फिर पीछे हट गया था। ये अगला है रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया, रीकाप। ये रीकाप है कि हमारे जो सी ट्रेड है, शिपिंग इंडस्ट्री है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है पायरेट्स। कौन सी मूवी है पायरेट्स की? बड़ी फेमस मूवी है। कौन से? पायरेट ऑफ द कैरेबियन। तो वैसे पायरेट्स हमें फिल्मी कैरेक्टर के तौर पे अच्छे लग सकते हैं, ठीक है, बट पायरेट्स जो है एक प्रॉब्लम है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। खासतौर में जब हम अफ्रीकन कंट्रीज के आसपास से निकलते हैं, जो ये शिप कई जगहों पर इन शब्द सोमालियन कंट्री, सोमालियन मतलब और भी कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर बड़े सारे जो, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है नहीं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, उनके पास कोई और काम नहीं है, तो लूटना एक काम है। तो वो शिप्स को कब्जा कर लेते हैं, कभी लोगों को पकड़ लेते हैं, उसके बदले में रैंसम मांगते हैं। तो ये हमारे इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम है। और भारत क्योंकि बे ऑफ इधर अरेबियन सी में एक इम्पॉर्टेंट पावर है, इम्पॉर्टेंट नेवल पावर है, तो इसलिए भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है एशिया में इस तरफ, टू कॉम्बैट पायरेसी की, किस तरीके से पायरेसी को और ऐसी आर्म रॉबरी को रोका जाए। तो इसके लिए ये रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है टू कॉम्बैट पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। तो रीकाप है, रीकाप में 20 देश हैं जो इसके लिए काम करते हैं, जिसमें हम क्या क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, एक दूसरे को सूचना आदान प्रदान की, भाई वहाँ जरा संभाल के जाना, वहाँ कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब आपकी कुछ नौसेना है, हमारे पास भी कुछ नौसेना है, अगर आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो हमारी कैपेसिटी मल्टीफोल्ड हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप ये कहेंगे कि नहीं ये तो इंडिया का जहाज है, अब इंडिया वाले जाने हमको इसमें दखल दें, ऐसा ना करके हम कैपेसिटी बिल्ड करें और म्यूचुअली लीगल असिस्टेंस दें अगर किसी तरीके के लीगल विवाद, क्योंकि ये जुरिडिक्शन से बाहर की एक्टिविटी है, तो ऐसे में जो लीगल विवाद है उनमें किस तरह से हम काम कर सकते हैं। भारत इसमें शक्ति इम्पोर्टेंट है, जापान, सिंगापुर,
ये सब इसकी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। रिकैप, नाफ्टा, अगला एग्रीमेंट जिसको हम बात कर रहे हैं वो है नाफ्टा, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये भी एक एफटीए है। ठीक है, हमने पहले भी बात की थी, पीटीए होते हैं, पीटीए के बाद एफटीए होते हैं, एफटीए के बाद कस्टम यूनियन होता है, कस्टम यूनियन के बाद कॉमन मार्केट होता है, और उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन होता है। तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में, तीन जो उसके सबसे बड़े देश हैं, कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए, इन्होंने मिलकर एक ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय ट्रेड ब्लॉक बनाया था नॉर्थ अमेरिका में, जिससे ये सब तीनों देश आपस में व्यापार कर सके और उनमें व्यापार में कोई बैरियर ना रहे। इसी से संबंधित एक ये कानामैक्स कॉरिडोर है, क्योंकि ये तीनों देश आपस में लैंड से जुड़े हुए, जमीन से आपस में जुड़े हुए, तो इन्होंने एक कानामैक्स कॉरिडोर बनाया हुआ है, जिसके द्वारा ये जो है रोड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा ये रेल ट्रांसपोर्ट के लिए, पाइपलाइन के लिए, अदर टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज के लिए भी काम कर रहे हैं। सर, विनीत और सैफ का माइक ऑन है। भाई बंद कर लीजिएगा, जिसका भी माइक ऑन हो प्लीज आप अपना माइक बंद रखिए। अगर ना नाफ्टा के साथ, हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी तो नाफ्टा के साथ एक बाफ्टा भी है ना? बाफ्टा? हाँ जी, फुल फॉर्म बताओगे? भारत एशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत में, मेरी जानकारी, जिसकी स्थापना सर 1 जनवरी 2010 में हुई थी। बाफ्टा? हाँ जी सर। इस नाम से मैंने सुना नहीं है, बट हाँ एशियान, क्योंकि हम एशियान के पार्ट है, एशियान के साथ हमारा एफटीए है, 2010 का है वो, आप ठीक कह रही हो, पर उसको बाफ्टा बोलते हैं, मैंने पढ़ा नहीं, मतलब मैं फ्रैंकली बोलूं, पर एफटीए है साफ्टा। भारत और एशियन का, इंडिया एशियन एफटीए है। अब इसको बाफ्टा बोला जाता है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। इंडिया एशियन एफटीए है। हाँ जी, साफ्टा है सर। साफ्टा अलग है, साफ्टा इस सार्क नेशन के साथ है। ये साफ्टा जो है ये सार्क नेशन के साथ है, जो हमारा सार्क देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें इश्यूज है, पाकिस्तान को इसमें हटा दिया गया है, तो ये साफ्टा है। साफ्टा सार्क देशों के साथ है। जो ये कह रही है ये बिल्कुल कह ठीक रही है, पर मुझे ये नहीं पता कि इसका नाम बाफ्टा है या नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इंडिया और एशियन देशों के साथ एफटीए है, और अगर इसको नाम अगर आप बाफ्टा देंगे तो शायद कुछ गलत भी नहीं है, किसी ने दिया होगा बाफ्टा। तो ये 2010 में 11 में ये एक्टिव हुआ था, 2011 से ये इफेक्टिव है, इंडिया एशियन एफटीए। ठीक, तो शायद आप ठीक कह रही हो। तो नाफ्टा, साफ्टा, ये कुछ एग्रीमेंट है। बाफ्टा आई एम नॉट श्योर, बट वो इंडिया एशियन एफटीए है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इंडिया मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, जो इनका ये जो नाफ्टा एग्रीमेंट है ये 25 साल पुराना है, और अब ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं इस नए एग्रीमेंट के साथ। यूएस मैक्सिको कनाडा का अपना ये एग्रीमेंट है, जिसमें कि ज्यादा बैलेंस्ड हो, क्योंकि नाफ्टा एक पुराना एग्रीमेंट है और समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं, ट्रेड का नेचर बदलता है। तो ऐसे में, ठीक है, ऐसे में प्रायोरिटी हर देश की हो सकती है कि भाई हमें इससे फायदा नहीं हो रहा, तो कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी दोस्ती जिसे कहते हैं ना, हर दोस्ती दोनों पक्षों के लिए यूजफुल होनी चाहिए। अगर एक पक्ष के लिए यूजफुल नहीं होगी तो बाद में वो पक्ष विड्रॉ कर जाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी हो रही है। तो यूएस वांट्स इट टू बी मोर बैलेंस्ड वर्डिक्ट, ठीक है, कि जो ट्रेड है ओवरऑल ट्रेड उसके पक्ष में भी रहे।
जैसे हमने FTA जो RCEP से विड्रॉ क्यों किया, क्योंकि हमारा कहना ये है कि भाई ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें कोई इससे फायदा क्या है। अगर मेरे को कोई चीज़ फायदा नहीं है तो मैं क्यों करूं, मुझे इससे अगर कोई नुकसान हो तो मैं ऐसा एग्रीमेंट करूं क्यों। हमारा ऑलरेडी बाकी देशों के साथ एक्सेप्ट चाइना ऑलरेडी सबके साथ FTA हैं। एशियन के साथ हमारा FTA ऑलरेडी वर्क कर रहा है, इन जापान के साथ हमारा FTA अलग है, हमारा साउथ कोरिया के साथ एक FTA अलग है। तो सबके साथ इंडिविजुअल लेवल पर अलग से एग्रीमेंट हमारे हैं। मर्कोसर, अगला जो हम एक संगठन कर रहे हैं मर्कोसर। मर्कोसर संबंधित है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, बस इतना याद रखते हैं। ये कहाँ संबंधित है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। इसके अर्जेंटीना, ब्राजील, पैरागुए, उरुग्वे ये सब इसके सदस्य देश हैं, और बोलीविया, चिली, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर और सूरीनाम इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। न्यूजीलैंड और मेक्सिको इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। और ये कस्टम यूनियन है, फुल कस्टम्स यूनियन है। कस्टम्स यूनियन अगर बोलते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, तो वो बॉर्डर पे रहते हैं बेसिकली, बैरियर नॉन बैरियर को, बैरियर और नो बैरियर्स को कोरिलेटेड काम करते हैं। बैरियर, किसी भी प्रकार के बैरियर, जब भी कोई सामान आएगा जाएगा, सर्विसेज का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वो सब यहाँ पर हटा दिया जाएगा, वो कस्टम यूनियन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रकार का ट्रेड फ्री है, फुल मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड करेंसी, फ्लूइड मूवमेंट, मतलब सामान भी जा सकता है, लोग भी जा सकते हैं, तो ये कहलाता है मर्कोसर। 4 देश है, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैरागुए और उरुग्वे। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा, हमें ना याद करने के कुछ टेक्निक्स याद रखने चाहिए, है ना। जब भी कोई चीज याद करनी हो, जैसे अभी ये सारी कहानी में हमें सब कुछ याद करना कोई जरूरी नहीं है। हमें क्या क्या याद रखना है कि मर्कोसर क्या है, ये कस्टम यूनियन है। कब बनाई गई, ये नहीं बनाई की, बनी तो इससे पहले है। इसके सदस्य देश कौन कौन है, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैरागुए, उरुग्वे। अब ये याद करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बाकी चीज तो क्लियर है। अगर मुझे ये पता है कि ये कस्टम यूनियन में क्या होता है, ट्रेड फ्री होगा, गुड्स का आना जाना, लोगों का आना जाना, सर्विसेज का आना जाना, ये सब आसान हो जाता है कस्टम यूनियन में। पर इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैरागुए, उरुग्वे। ये अभी तो आसान लग रहा है, पर कल तक भूल जाऊंगा मैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, शायद आप लोग ये सभी इस टेक्निक से परिचित होंगे, फिर भी मैं चाहता हूँ आपको ये साथ शेयर करूँ। हमें जब ऐसी चीजें याद करनी हो तो देखो, मेमोरी के लिए ना खाली मेमोरी होती नहीं है। मेमोरी ऐसी चीज नहीं है जैसे कहते हैं ना उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो ऐसा होता नहीं है कि किसी की याददाश्त अच्छी या बुरी होती है। होता ये है कि हम लोग मेमोराइज करने के लिए कुछ तरकीब इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं वो याद कर ले जाते हैं, जो लोग नहीं करते वो छूट जाते हैं। जैसे अगर मेरे को ये 4 देश याद करने हो, मैं इनको बोलूं बापू, मर्कोसर के सदस्य देश कौन है, बापू, तो ये याद करना आसान हो जाएगा क्या नहीं? यस सर, यस सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा। यस सर। ब्राजील भी, मुझे ये पता है कि साउथ अमेरिकन कंट्री होने चाहिए, तो ब्राजील साउथ अमेरिका में है। ए फॉर अर्जेंटीना, पी फॉर पैरागुए और यू फॉर उरुग्वे। तो हमारे को जब भी याद करें, इवन कई जगह तो ऑलरेडी बने रहते हैं, जैसे मैंने कल आपको बिम्स्टेक का बताया था, है ना। बिम्स्टेक कल याद कर रहे थे हम, या कई देशों के तो ऑलरेडी होते हैं, जैसे ब्रिक्स तो ऑलरेडी ब्रिक्स है। ये जो एक तरकीब है ये बहुत काम आती है हमारे। तो आप सभी लोग अपने 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 डेवलप करो, उसमें कोई कहीं के बने हुए भी रहते हैं, कभी कभी अगर नहीं बने हुए तो आप अपने डेवलप करो। हर चीज के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको उठाओ और याद कर लो। मर्कोसर के सदस्य देश कौन है, बापू। तो ये याद करने, कभी कभी हम एक सेंटेंस जैसा बना लेते हैं, जिससे कि हम जो ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हम भूल जाते हैं, उनको
याद रखने की तरकीब याद रखें। और ये मैं अब आपको कभी भी पूछूंगा, मर्कोसर जो लोग याद कर रहे हैं, मर्कोसर के सदस्य देश कौन है? बापू। और मुझे लगता है आप कभी नहीं भूलोगे, सोते जगते भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि मर्कोसर के सदस्य देश कौन है, आप फटाफट से याद करोगे मर्कोसर के, तो वो बापू। बापू क्या था? बी फॉर ब्राजील, ए अर्जेंटीना, पी पैराग्वे, यू उरुग्वे। तो ये तरकीब हमें ऐसी अपने से डेवलप करनी है। मैं एक उदाहरण दे रहा था जो थोड़ा यहाँ अलग है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर आपको याद करना है, आपको कुछ ना कुछ तरकीब इस तरीके की सीखनी पड़ेगी। ये टेक्निक्स है, मेमोरी टेक्निक, आप इनके मतलब ये आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा, अगला मर्कोसर के बाद है कैरिकॉम। ठीक, अगला जो है वो है कैरिकॉम। 73 में बनाया गया ट्रीटी ऑफ शेगुआरामास। ठीक है, और ये एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंट्री है कैरिबियन देशों की। ठीक है, इसमें 15 देश हैं, 15 मेंबर स्टेट और 5 एसोसिएट मेंबर्स हैं, 15 सदस्य देश हैं। ये नाम याद कर लें, बस इतना याद रखें। कैरिकॉम संबंधित किससे है? कैरिबियन कंट्रीज का एक अपना उनका यूनियन है, उनके आपस में उन्होंने एक ये बनाया हुआ है जिसका नाम है कैरिकॉम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, जो साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स हैं, उनका ये एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। 39 इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भारत का एक इनिशिएटिव है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को काफी क्रेडिट दिया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका उद्देश्य है कि हम जो सोलर एनर्जी, इस समय में जो सोलर एनर्जी है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है आने वाले समय में हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। अगर सोलर एनर्जी की बात करें, इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है, एंड इट्स अ क्लीन एनर्जी। ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं करती। तो उसके लिए हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम कि हम आपस में जुड़कर जो है इसके लिए काम करें। ये कोप, ठीक है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है उसके साथ साथ ये हमने उसके साइड लाइन पर इसके लिए काम किया। इसमें 121 देशों को कनेक्ट किया फॉर रिसर्च, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी, कि रिसर्च हो और ज़्यादा रिसर्च हो सोलर एनर्जी पर, फाइनेंसिंग हो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की, और रैपिड डिप्लॉयमेंट हो, इसका मतलब जल्दी जल्दी लगाया जाए। गुड़गांव इसका हेडक्वार्टर है और इसमें हम अगले 10 सालों में मेगा फंड्स और पैसा इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे ताकि ग्लोबली जो है ये देश ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी के एम्बिट में आ सकें। जो 121 इसके प्रोस्पेक्टिव देश हैं जो इस अलायंस के लिए जो प्रस्तावित देश थे, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है? कितने डिग्री पर होता है? 23.5 डिग्री। सर 23.5 डिग्री। 23.5 degree. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर North and south. 23.5 साउथ। जिन लोगों को ये ट्रॉपिक वाला चीज ना पता हो उनके बेनिफिट के लिए दिखा रहा हूँ, जिनको पता हो बहुत अच्छी बात है। ये धरती है हमारी। धरती पर हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस में बनाया है और कुछ वर्टिकल नहीं। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है
और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जिनको हम लैटिट्यूड, इनको जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को हिंदी में, मतलब जो क्या बोलेंगे सर ठीक है, कुछ वर्टिकल लाइंस बनाई जाती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई जाती हैं। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं हम लैटिट्यूड। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। तो ये अक्षांश की रेखाएं मतलब हमने एक बिल्कुल धरती को बीच में काटा है इक्वेटर के जरिए से, है ना, बिल्कुल बीच में से चीरा है और उसके पैरेलल लाइंस बनाई है। तो ये 22.5 या 23.5 डिग्री पर जो लाइन होती है, 23.5 होती है सर 23.5 डिग्री पर होता है। यस सर। 23.5 ये 22 से 30 23.5 है सर। ठीक है 23.5 ऊपर 23.5 नीचे। 23.5। ये सदर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न। तो ऊपर की तरफ 23 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो ये दोनों तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दो अक्षांश रेखाएं हैं। और ये अक्षांश रेखाओं के बीच में जितने देश हैं, इनकी खासियत क्या है कि यहाँ पर जो सनलाइट है वो काफी एक्यूट रहती है, डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर मिलती है। और जहाँ डायरेक्ट सनलाइट मिलती है वहां पर क्या होगा, उनके पास सोलर एनर्जी बहुत भरपूर मात्रा में है। सूर्य की जो सौर ऊर्जा है वो भरपूर मात्रा में है। आवश्यकता है इस एनर्जी को टैप किए जाने की, इसे इस्तेमाल किए जाने की। और आज के समय में सोलर सेल बनाए जाने से, सोलर सेल एक ऐसी छोटी सी वो है, एक चीज है, चिप है, जिससे कि जो सूर्य की ऊर्जा सनलाइट है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ के जो 121 देश हैं जो इन दोनों लाइनों के बीच में जो पड़ने वाले, क्योंकि इन देशों का ज्यादा इंटरेस्ट होगा हमारी सोलर इसमें एनर्जी में, क्योंकि यहाँ जो आने वाले देश हैं ये 121 देशों का अलायंस है जो बनाया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ताकि ये देश आपस में जुड़े और आपस में जुड़कर सौर ऊर्जा का अच्छा इस्तेमाल करें, जिससे कि हम दुनिया में क्लीन एनर्जी ला सकें, चीप एनर्जी ला सकें, बेहतर एनर्जी के साधन को ढूंढ सकें। इसमें ग्लोबल सोलर बैंक है जिसको सेटअप किया गया इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए से। एक मीटिंग इसकी नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हुई थी 2019 में। दिल्ली सोलर एजेंडा इसमें तय किया गया था, दिल्ली सोलर एजेंडा इसमें तय हुआ। तो ये हमारा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, परंतु इसके कॉन्सेप्ट दिए जाने के बाद ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। सोलर एनर्जी पर अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स भी है। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोर्स से पावर जनरेट करती हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है कि दुनिया में सोलर एनर्जी आए, जबकि सोलर एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है, परंतु उसके बावजूद भी लोग इसको कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि ये आए। अगला है हमारे पास एशिया यूरोप मीटिंग। एशिया यूरोप मीटिंग जिसमें हम एशिया और यूरोप के देश आपस में मिलते हैं। 1996 से ये मैकेनिज्म काम कर रहा है। अभी के समय में 51 देश हैं इसके अंदर में। एसेन इसको बोलते हैं, एसेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल एंड एजुकेशनल गोल्स पर ये दुनिया उनको जोड़ना चाहती है। बाकी इसको छोड़ देते हैं। जो स्टैंडर्ड चीजें, टेररिज्म, एजुकेशन, कल्चर, वो सब इसके उद्देश्य हैं। अफ्रीकन यूनियन जैसे हम सभी कॉन्टिनेंट्स में अपने अपने यूनियन है, ऐसे ही अफ्रीका के जो देश हैं उन्होंने, उनके 55 देशों ने मिलकर एक ये यूनियन बनाई है, एक इकोनॉमिक यूनियन, एक कस्टम यूनियन जैसा बनाने का प्रयास किया है, जिसमें
55 देश शामिल हैं। 2002 में ये लॉन्च हुआ था। इससे पहले एक और संगठन था जिसका नाम था OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जिसमें कि सभी अफ्रीकन देशों को एक साथ जोड़ा जाए। और यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि हम बेहतर अफ्रीका बनाएं जो इसके नागरिकों द्वारा चलाया जाए, क्योंकि अफ्रीकन देशों नागरिकों का अभी भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं वो उनके डिसीजंस को प्रभावित करती हैं। इसके लिए इन्होंने अपना एक फ्री ट्रेड भी एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इन्होंने अपने आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए आफ्टा, ठीक है, ये इन्होंने लॉन्च किया। और जुलाई 2020 से ये थ्योरेटिकली दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एक अगला है SADC, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। जो साउथ अफ्रीकन नेशंस हैं, नीचे वाले हिस्से, जो अफ्रीका के नीचे वाले हिस्से के 16 देश हैं, उन्होंने मिलकर एक ये अपना ग्रुपिंग बनाया है जिसका नाम है साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। ये 16 देश इसके सदस्य हैं। बोत्सवाना में इसका हेडक्वार्टर है। इनका अपना कस्टम यूनियन भी है जो कि SADC के विदिन काम करता है, और इसमें ये सभी देश भी शामिल हैं। अगला SADC के बाद अगला जिसकी बात कर रहे हैं, आर्कटिक काउंसिल। ये जितने हमारे से कम संबंधित वो हैं, उनके जनरली हमें नाम, या यदि भारत का कोई विशेष समझौता इस बीच में होता है या भारत का कोई विशेष इंटरेस्ट आता है, तब हमारे लिए ज्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं। इसके बाद है आर्कटिक काउंसिल, ठीक है, जो ऊपर आर्कटिक सी है, आर्कटिक ओशन है, ठीक है, उसके आसपास के देशों ने आर्कटिक काउंसिल बनाया है, जिससे कि बेहतर कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, इंडिजिनियस कम्युनिटीज को, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनके हितों का ध्यान रखा जा सके, कॉमन आर्कटिक इश्यूज को हैंडल किया जा सके, जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडेड है। तो इसके लिए आर्कटिक काउंसिल काम करता है। जो सदस्य हैं इसके, ये सदस्य हो गए डेनमार्क, कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशियन फेडरेशन, स्वीडन एंड USA। तो ये सब देश मिलके बनाते हैं आर्कटिक काउंसिल। एक ये IPBES है, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। IPBES 130 से ज्यादा देश हैं। नाम हमारे एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंसर्न में, क्योंकि इसे बनाने में भारत का एक विशेष योगदान रहा है, और ये कहलाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, जब कोल्ड वॉर का दौर था तब मैंने आपको बताया था कि दुनिया 2 ब्लॉक्स में बट गई थी। एक जो USA लेड कैपिटलिस्ट ग्रुप था और दूसरा USSR लेड कम्युनिस्ट लॉबी थी, ठीक है। तो ये एक बन गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और कई देश ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें से किसी में शामिल नहीं होंगे, हमारे लिए हमें किसी ग्रुप में शामिल होने की जरूरत नहीं है, हम अपने अलाइनमेंट किसी के साथ अलाइन नहीं होना चाहते, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये भारत, इसमें भारत का, इजिप्ट का, इंडोनेशिया का, यूगोस्लाविया के प्राइम मिनिस्टर्स का, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके कारण ये बन सका नाम। और इसने एक नई सोच दी कोल्ड वॉर के एरा में कि ये जो अलाइनमेंट की पॉलिसी चल रही है, हम दुनिया को बांटने की नीति अपना रहे हैं, ये सही नहीं है। हमें इंडिपेंडेंट अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी को रखना है, और ऐसे गुट बनाने की बजाय हम होलिस्टिकली धरती के डेवलपमेंट के लिए, अर्थ पर जितने भी लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। इसका गठन 1961 में नाम का हुआ था। शुरुआत में 29 देश थे, भारत इसका फाउंडर मेंबर है, जैसा मैंने आपको बोला।
अब के समय में इसमें 120 से भी ज्यादा सदस्य देश हो गए हैं और ये उस समय के जो दो सुपर पावर्स थे उनको काउंटर करने के लिए हुआ था। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। अभी जो है नाम वर्जन 2, नाम दोबारा से नॉन अलाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को रीप्रमोट किया जा रहा गया 2012 में और 18वां समिट हुआ उनका हेड ऑफ स्टेट लेवल का समिट बाकू अजरबैजान में हुआ था, जिसमें कि हाँ और हमारा जो ये है वो है नॉन अलाइन मूवमेंट है उसके लिए ये बांडंग प्रिंसिपल या बांडंग डिक्लेरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इस बांडंग डिक्लेरेशन में बेसिकली जो पंचशील के नॉर्म्स थे नॉन अलाइनमेंट के लिए पंचशील नॉर्म जो है दिए गए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है बेसिक। बेसिक है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना और ये एक छोटा ग्रुपिंग है जो क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऑब्जेक्टिव पर ये बेसिक मीटिंग हुई, इसकी मिनिस्टेरियल मीटिंग। तो हम ये याद कर लेते हैं बेसिक, व्हाट इज बेसिक? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील ये एक साथ इस इशू पर, खासतौर में क्लाइमेट चेंज के इशू पर, क्योंकि इस इशू पर जो यूएस की पॉलिसी और जो वेस्ट की पॉलिसी है उससे हम सहमत नहीं है। क्लाइमेट चेंज पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका कहना यह है कि सभी देशों को क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है उससे लड़ने के लिए भाग लेना चाहिए। हमारा ये कहना है कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके कारण ही ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है। जो पोल्यूशन है, जो कार्बन एमिशन है वो उन्होंने ही किया है। तो जब आपने वो एमिशन किया तो आपके पास पैसा भी है, संसाधन भी है, तो आप ही उसके लिए फाइट करिए, आप उसके लिए ज्यादा योगदान करिए, हम उसके लिए कम करें। तो ये हमारा यहाँ पर वेस्ट की नीतियों के साथ, यूएस के साथ थोड़ा सा हम सहमत नहीं है उनकी नीति के साथ, तो इसलिए ये एक बेसिक फ्रेमवर्क काम करता है। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन, सिर्फ नाम याद कर लेते हैं, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल दुनिया भर की गोल्ड इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए ये काम करती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, ठीक है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो अर्थ साइंस से जुड़े हुए देशों को एक साथ जोड़ता है। इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल, ठीक है, जो क्लीन एनर्जी के लिए जो ग्लोबल चेंज चल रही है, जो क्लाइमेट चेंज का आईपीसीसी के अंतर्गत फिनोमेना है, उसका एक मिनिस्टेरियल लेवल मीटिंग है, क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल मीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा और आपको रीजॉइन करूंगा। इन नोट्स का पीडीएफ है क्या किसी के पास? हाँ जी मिल जाएगा। ये तो साइट पे अवेलेबल है। साइट से आपका नाम पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। ना रखें, टेलीग्राम में कोई सेंड कर दीजिएगा ना। टेलीग्राम में मेंबर नहीं हो।
सर तो फिर इसी ग्रुप टेलीग्राम में व्हाट्सएप सेंड कर नहीं दीजिए। कर। वो हम तो व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर में है भी कर बट दे। हमको नहीं पता कैसे भेजेगा। आप साइट से जाके देख सकते हैं। साइट से निकालने का ट्राई किया था पर पीडीएफ फॉर्म में इजीली निकल जाता, थोड़ा इशू हुआ इसलिए पूछ रही थी। वहाँ से पीडीएफ में कैसे होगा डाउनलोड? लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हो तो पीडीएफ बन जाएगी वहीं से। तो आप फोन से वहाँ से बना सकते हैं उसको। चलिए तो शुरू करते हैं वापस। पीडीएफ बनाने की वजह से मैं इस पे काम कर रहा था। आप लोग जो पीडीएफ की बात कर रहे थे, मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आपको ना प्रायोरिटाइज करना है। मैंने जैसे आपके साथ किया अभी कि हमें ना ये जो हाई प्रायोरिटी, यहाँ पर कुछ चीजों के सिर्फ हमें नाम जानने हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं जानना है। जैसे यहाँ पर ये सीड इनिशिएटिव अगर ये बात आई, क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल, सिर्फ नाम जानने हैं। सभी नोट्स में सभी कुछ याद करने की कोशिश मत करना। ये आपको लर्न करना होता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यूपीएससी का सिलेबस अनलिमिटेड टाइप का होता है, तो ऐसे में मैं भी चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको चीजों को बता दूं, परंतु ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी नहीं। तो आपको करना ये है कि किस चीज का नाम केवल याद करना है। मैंने बोला वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, सिर्फ नाम याद कर लो, उससे ज्यादा उसके नाम के अंदर ही चीज लिखी हुई है कि ये किससे संबंधित है। कुछ चीजों के सिर्फ और सिर्फ नाम याद करने। जियोलॉजिकल कांग्रेस, ये जियोलॉजिकल कांग्रेस है, ग्लोबल फॉर्मेट फॉर एडवांसमेंट ऑफ अर्थ साइंस है, बस इससे ज्यादा नहीं इसे पढ़ने की जरूरत। नहीं तो अन्यथा अगर आप फालतू चीज में पढ़ते रहेंगे, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल गोल्ड इंडस्ट्री को के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगर G7 पढ़ोगे तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। G20, तो आपको क्या चीज ध्यान से पढ़नी है, क्या स्किप करनी है, ये आपको लर्न करना है। ये आपको लर्न करना है क्योंकि ये नोट्स में भी कई चीजें हम एक्सेसिव हैं, मुझे लगता है कि हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको लर्न करना है क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जी आप बोले, कुछ कहना चाहते हैं? सर ये कह रहे थे कांग्रेस का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस हर चीज कॉन्ग्रेगेशन को ही बोलते हैं कि हम किसी भी प्रकार की एक जगह पर लोग इकट्ठा हो, हम किसी एक उद्देश्य से लोगों को इकट्ठा करें, उसे कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। जहां एक विषय पर हम किसी खास मुद्दे पर हम इकट्ठे होकर चर्चा करते हैं, दैट इज कांग्रेस। एक कन्वेंशनल शब्द बना आ रहा है, शायद कॉन्ग्रेगेशन से जनरेट हुआ है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर ये कॉन्ग्रेगेशन से शब्द जनरेट हुआ है जिसमें हम इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं। तो इसीलिए किसी भी इस तरीके की मीटिंग को हम कांग्रेस बोलते हैं। ये किसी कोई नाम नहीं है, शब्द से निकला हुआ वो है, एक वर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं तमाम तरीके की मीटिंग में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चल आगे हम शुरू कर लेते हैं अगला टॉपिक भी। तो प्लीज आप पढ़ते समय ये ध्यान रखिएगा कि हमें कितनी गहराई तक जाना है, किस किस शब्द को छोड़ना है, क्योंकि मुझे भी लगता है मैं कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ूं तो अच्छा रहेगा, अन्यथा हम ज़्यादा समय एक सब्जेक्ट में लगे रह जाएंगे। कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको पता करना होता है, ठीक है। कितना किस चीज़ को पढ़ना है, कितना किस पर फोकस, गुड मॉर्निंग ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए। सर मेरे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो दूसरे मोबाइल में अगर लॉगिन करेंगे तो अटेंडेंस दिखाएगा? हाँ दिखा देगा। आप वहीं से वैसे ही जैसे आपने ज्वाइन किया था दोबारा से कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। ओके चलो अब हम अगला टॉपिक करते हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। एक महत्वपूर्ण ट्रीटी है जिसको CTBT के नाम से जाना जाता है। CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है बेसिकली। अब टेस्ट कौन सा, कई बार किसी को दिक्कत हो सकती है, तो न्यूक्लियर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? न्यूक्लियर टेस्ट।
तो न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगाने की एक संधि है कि हम सभी प्रकार, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली हर प्रकार के, ऐसा नहीं कि किसी एक खास तरीके के न्यूक्लियर टेस्ट पर हम प्रतिबंध लगा दें, हर प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट पर प्रतिबंध लगाने का ये संधि है जिसको बोलते हैं CTBT। इसका बैकग्राउंड हमारे लिए क्लियर है। एक समय में हमने ये महसूस किया कि भाई ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये देश पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, इनको रोका जाना चाहिए। कई सारे इनिशिएटिव लिए गए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आया, MTCR आया, उसी समय में CTBT की चर्चा होनी शुरू हो गई कि ये इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और ये एक अल्टीमेटली 1996 में ये CTBT अडॉप्ट की गई। और ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि सभी प्रकार के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को, इट बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस इन ऑल एनवायरनमेंट्स। ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। सभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, चाहे हम ये कहें, कोई ये कहे कि जी हम तो पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं, इससे हम अपना पावर प्लांट डेवलप करना चाहते हैं, इस एक्सक्यूज को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना ही हम मिलिट्री पर्पस के लिए इसको अलाउ करते हैं, और किसी भी एनवायरनमेंट में अलाउ नहीं करते। कोई ये कह सकता है कि ठीक है हम तो जी डेजर्ट में कर रहे हैं, रेगिस्तान में कर रहे हैं, यहाँ कोई रहता ही नहीं है, आपको क्या परेशानी है, हम रेगिस्तान में कर रहे हैं। कोई और कहाँ कर सकते हैं हम? कोई कहेगा कि जी समुद्र में डीप सी में जाके कर रहे हैं, ना आदमी है ना आदमी की जात है, तो वहां पे क्या फर्क पड़ेगा, समुद्र में कर लेते हैं। इसके अलावा कर लेते हैं सर, आइलैंड पे किया जा सकता है कि बाहर दुनिया में, मतलब स्पेस में जाके हमने एक्सप्लोजन कर दिया। परंतु ये ट्रीटी हर प्रकार के टेस्ट को, हर प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट को हर एनवायरनमेंट में वहां पर करने पर प्रतिबंध लगाती है, एक्सेप्ट आप वर्चुअल मोड में इसको कर सकते हो। वर्चुअल मोड में मतलब सिमुलेटेड टेस्ट कर सकते हो आप मशीन पर, कंप्यूटर में, क्योंकि उससे वैसे भी किसी को पता चलेगा नहीं, तो मशीन पे चला सकते हो कि भाई अगर हम एक न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा। तो कंप्यूटर में हम जैसे एक वर्चुअल गेम के तौर पर इसको चलाए तो शायद चलाया जा सकता है। इसके अलावा सभी तरीके के टेस्ट को बैन किया गया है। सर जो सिविलियन पर्पस है, तो मतलब सर जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए भी बैन है? किसके लिए? अगर जो सर लिखा हुआ कि एज अ सिविलियन, तो सर कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं ना, हाँ, उसके लिए किसी भी तरीके का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके का नहीं कर सकते, ना सिविलियन ना न्यूक्लियर ना मिलिट्री, दोनों ही नहीं कर सकते। परंतु इसमें 8 स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट देश हैं उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया है, दे हैव नॉट रेटिफाइड दिस ट्रीटी, उन्होंने इस पे साइन नहीं किया है। ठीक है, साइनिंग और की ट्रीटी का मतलब होता है कि आई एम विलिंग टू ज्वाइन दिस ट्रीटी। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि वो राज्य कंसेंट देता है, स्वीकार करता है, अपनी अनुमति देता है कि यस वी आर बाउंड टू ट्रीटी। असेशन, असेशन होता है जहाँ पे स्टेट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कि हम आपकी ये जो ट्रीटी है इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये टर्म याद रखेंगे, कभी कभी ये सब आता रहेगा, दे हैव साइंड द ट्रीटी बट नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी। अब इसका क्या मतलब होता है भाई, रेटिफाई क्या होता है, साइन क्या होता है? साइन का मतलब होता है कि ठीक है मैं आपके काम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी इसमें इससे जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण के लिए जैसे कोचिंग में आप जुड़ना चाहते हैं, तो कोचिंग में जुड़ने के लिए आप सबसे पहले एक फॉर्म भरते हैं, तो दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप कह रहे हो कि मैं इसमें जुड़ना चाहता हूँ। अब उसके बाद हम आपको सेलेक्ट करते नहीं करते, वो दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा क्राइटेरिया फिर आपके पास हो गया कि जब आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद आप ना जुड़ना चाहो, आपने ये तो कहा कि हाँ मैं जुड़ना चाहता हूँ, पर बाध्य नहीं है कि हाँ मैं जुड़ना ही चाहता हूँ। जैसे अभी आप लोग जब ज्वाइन किए थे तो आपसे कहा गया कि भाई आप रिपोर्टिंग परफॉर्मा और वो सब एक्सेप्ट करिए, कंसेंट दीजिए। तो वो कंसेंट देना जो होता है वो रेटिफिकेशन है कि हाँ हम आपसे जोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ही किसी भी संधि में ये नियम लागू होता है कि रेटिफिकेशन क्या है और साइनिंग क्या है। खासतौर में CTBT के सेंस में तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
अब तक 166 देशों ने, स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया है। 17 देशों ने इसको साइन तो किया है, ऐसे 17 देश और हैं जिन्होंने इसको साइन तो किया है पर रेटिफाई नहीं किया है, अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। जो ऐसे देश हैं वो है चाइना जिसने साइन किया है, इजिप्ट, ईरान, इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये सब वो देश हैं जिन्होंने साइन तो कर दिए हैं परंतु अभी रेटिफाई उनके देश की संसद ने इसको स्वीकार नहीं किया है। रेटिफिकेशन का प्रोसेस अभी बाकी है। ये सब वो देश है, इनमें जैसे चाइना है, यूनाइटेड स्टेट है, ये तो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है। इसके बाद इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जिन्होंने से साइन ही नहीं किया, ना साइन किया है ना रेटिफाई किया है। इसी तरह से हमने अपना एनपीटी भी साइन नहीं किया है। हमने, इन्होंने, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी नाम की जो ट्रीटी, जो बेसिक ट्रीटी थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसको भी साइन नहीं किया है। तो ना तो हमने सीटीबीटी साइन किया, ना हमने एनपीटी साइन किया। ये ध्यान रखना, सवाल आते जाता रहता है, ठीक है। इसमें हम किसी भी तरीके का जो है टेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाहता है? ओके, हमारे पास इस तरीके के मैकेनिज्म है जिससे किसी भी न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट को चेक किया जा सकता है। एक ये है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी, ठीक है। सीटीबीटी कहती है कि टेस्ट नहीं होगा, ये कहता है कि वेपन्स नहीं होंगे। तो ये न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी जो है प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, इसको रिकमेंड करते हैं न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी। और कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते हैं। भारत इसका बहुत एडवोकेट है। भारत कहता है कि हमारा अगर होना चाहिए तो कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। जो एनपीटी है, वो हम कहते हैं कि वो पार्शियल ट्रीटी है। पार्शियल मतलब उसमें डिस्क्रिमिनेशन है। आपने कुछ देशों को तो कह दिया कि आप रख सकते हो न्यूक्लियर वेपन, आप न्यूक्लियर पावर हो, कुछ को कह दिया कि आप नॉन न्यूक्लियर पावर हो। तो जो नॉन न्यूक्लियर पावर है वो वेपन नहीं रख सकते, जो न्यूक्लियर पावर है वो रख सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है। और ये सभी तरीके के न्यूक्लियर वेपन रिलेटेड एक्टिविटीज, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, एक्वायर, पोजेशन एंड स्टॉक पाइलिंग सभी को रोकता है। हर प्रकार के डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एक्विजिशन, ये सब आपको शब्द पता होंगे। डेवलप मतलब उनको विकसित करना, टेस्ट मतलब उनको टेस्ट करना, प्रोड्यूस उत्पादन करना, मैन्युफैक्चर उनका निर्माण करना, एक्विजिशन किसी दूसरे से ले लेना, पोजेशन कहीं से भी आकर अपने पास उसको रखना, पोजेस करना, या स्टॉक पाइलिंग उनको इकट्ठा करना, ये सारी एक्टिविटीज इसके अंदर प्रतिबंधित है। एक्सक्यूज मी सर, 124 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट लिया था, जिसमें से 122 देशों ने इस ट्रीटी के फेवर में वो लिया है, डिसीजन लिया है। इसमें यूएस, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन 8 देशों ने जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जिनके पास एक्चुअली में न्यूक्लियर वेपन है, उन्होंने भाग नहीं लिया। और इजराइल ने भी इसमें भाग नहीं लिया। भारत की पोजीशन यही है। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, ये हुई थी जिनीवा बेस्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। तो वो हम हमेशा इसी को बात कहते हैं कि इंटरनेशनली क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये सवाल आ जाए कि भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी पे क्या स्टैंड है, तो हम ये कहेंगे कि हम कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट को स्वीकार करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम ये आगे बढ़ना चाहिए। इसी के जरिए से डिसआर्मामेंट जो इशू है ये खत्म हो सकता है। अगली ट्रीटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है पेलिनडाबा ट्रीटी।
पैलिंडावा ट्रीटी अफ्रीकन नेशंस के द्वारा की गई एक ट्रीटी है जिसमें उन्होंने ये सहमति दी है कि हम अफ्रीका को न्यूक्लियर वेपन फ्री रखेंगे। हम यहाँ किसी भी प्रकार का अफ्रीका के अंदर में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ना कोई रिसर्च करेंगे, ना डेवलपमेंट, ना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ना उसको इकट्ठा करेंगे, ना कहीं से एक्वायर करेंगे, ना टेस्ट करेंगे, ना पोजेस करेंगे, ना कंट्रोल करेंगे, ना इस तरीके के किसी चीज को स्टेशन करेंगे। मान लीजिए अमेरिका यूएसए कहेगा किसी देश को भाई आप हमारे न्यूक्लियर वेपन को यहाँ स्टेशन कर दीजिए, वो भी इसके अंदर पैलिंडावा ट्रीटी के अंतर्गत अलाउड नहीं है। बस ध्यान ये रखना है, पैलिंडावा ट्रीटी इज रिलेटेड टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट को अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाना है, इसके लिए ये पैलिंडावा ट्रीटी काम करती है। ठीक है, ये स्टार्ट, ये है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट। ये अमेरिका और रशियन फेडरेशन के बीच में, क्योंकि ये हमारी दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर शक्तियां हैं। हम लोगों के पास 100 के आसपास, 100-150 के आसपास बम होंगे, इनके पास 10,000 के आसपास बम है न्यूक्लियर में। तो इनका ये कम करना सबसे जरूरी है और 70-80 के दशक से ही इन्होंने ग्रेजुअली इनको कम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि दोनों देशों को एक साथ करना था, तो इन्होंने ये काम शुरू किया। तो इन्होंने पहले एक ट्रीटी की थी जिसका नाम था सॉल्ट, बाद में ये इस ट्रीटी का समय खत्म हो गया तो इन्होंने ये स्टार्ट की है, स्टार्ट नाम से ट्रीटी। इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, कि हम अपने स्ट्रेटेजिक आर्म्स को धीरे धीरे खत्म करेंगे। हेग कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, हेग कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन को रोकता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स शायद हमने चर्चा की है, ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटली बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर निकलती हैं और री एंटर करती हैं। उस तरीके के मिसाइल्स को प्रतिबंधित करने का काम, उसके प्रोलिफरेशन को रोकने का काम करता है ये हेग कोड ऑफ कंडक्ट। ये भी महत्वपूर्ण है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में, क्योंकि जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, जो मिसाइल है, वो बेसिकली एटम बम को ले जाने का मुख्य साधन है। तो ये हेग कोड ऑफ कंडक्ट या बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन, ये काम करता है 2002 से। ये किसी भी तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, रिस्ट्रेन करता है, बेसिकली टेस्टिंग और एक्सपोर्ट को रिस्ट्रेन करता है। इसी तरीके से एक और वो है जिसका नाम है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जो लगभग ऐसा ही काम करती है। चलिए आज की क्लास को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। यहीं से हम आगे कल से शुरू करेंगे हेग अडॉप्शन कन्वेंशन से, और आप लोग इसको पढ़ लीजिए तो हमें ये जल्दी करने में आसानी रहेगी। जी सर, सवाल है तो पूछो। माइक्रोसॉफ्ट टीम काम नहीं कर रहा था तो मैंने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ कर दो, कोई बात नहीं, पासवर्ड तो आपको चेंज करना ही है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। आपका पासवर्ड है, आपका आईडी है, ठीक है, अपलोड करने से। ओके, अपलोड करने से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.